নমস্কার, আমি সুমন্ত। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত নিউজ ভ্যানগার্ডে। আজ আমরা স্বাস্থ্য নিয়ে আরো একটি শো করছি। এই টক শোতে আজ আমরা আপনাদের সামনে যে বিষয়টি রাখবো তা হলো ক্যান্সার। ক্যান্সার নামটা শুনলেই আমরা জানি যে প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়। এই ক্যান্সারের বিভিন্ন ভাগ আছে, বিভিন্ন জায়গায়, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এগুলো অ্যাটাক করে এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন ক্যান্সারের কথা আমরা জানি। তো আজকে আমরা আলোচনা করব ব্রেস্ট এবং ওরাল ক্যান্সার নিয়ে, যে দুটি ক্যান্সার আমরা জানি সব থেকে বেশি মানুষের শরীরে দানা বাঁধে, এবং সেই দুটো ক্যান্সারের কিভাবে আসে, কি করলে তার প্রতিরোধ হতে পারে, কিভাবে তার চিকিৎসা হবে, এই গোটা বিষয়গুলোকে নিয়েই আজকের এই আলোচনায় আমরা থাকবো। একদম শুরু থেকে যিনি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে থাকবেন তিনি হলেন আইএলএস হসপিটালের মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট डॉक्टर शिवश्री। मैम, वेलकम टू न्यूज वैनगार्ड। थैंक यू। तो आप काफी टाइम से हो गया है, यू आर एसोसिएटेड विद आईएलएस हॉस्पिटल एंड वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस पर्टिकुलर टॉक शो, सो दैट इज बेस्ड ऑन ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर। So I'll start with what are the causes and the risk factors that comes in the breast and the oral cancer. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू कैन पॉइंट इट आउट सेपरेटली, लाइक ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट, देन ओरल कैंसर। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये फीमेल कैंसर है। जनरली फीमेल्स में ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। तो जनरली हमारे कंट्री में तो सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर आता है, लेकिन ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम लेंगे तो फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। वैसे ही अगर इंडिया में देखें तो मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक कैंसर है। मतलब हेड और नेक से संबंधित जो भी चीजें, वो ओरल कैंसर हो या लिप कैंसर हो, टंग कैंसर हो, ये सारे हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में अभी भी इन मेल्स। तो अगर ओवरऑल द वर्ल्ड देखेंगे तो ये लंग कैंसर वो कॉमन होगा, लेकिन इंडिया में अभी भी मेल्स में जो कॉमन है वो हेड एंड नेक रिलेटेड कैंसर है। तो रिस्क फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो मे बी एज यू सेड वी कैन डिस्कस टॉपिक वाइज। पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, बाद में हम ओरल कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है मेनली एज वी सेड, बट इट इज अ मिथ दैट ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ फीमेल्स में होता है, ऐसा नहीं है। मेल्स में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, बट रेयर है। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द परसेंटेज वाइज, less than 2%. Less than 2% in male. Okay. In females it is the most common as of now. So ऐसे देखेंगे तो जब हम मेनली तो मेजरली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट फीमेल्स ओनली, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट यू नो कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ फीमेल्स में हो सकता है, मेल्स में नहीं होता है। ऐसा नहीं है, मे भी होता है, क्योंकि ये जो है ब्रेस्ट टिश्यू का ही है। मतलब कैंसर जो है शरीर में कोई भी पार्ट में आ सकता है। तो फीमेल जब ये ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है मेनली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, तो जो दूध जहाँ बनता है वो ग्लैंड जो है उसे हम लोबुलर टिश्यू बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। और वो जहाँ से वो जो दूध बनकर वो डक्ट्स टू द चैनल्स विच दे ट्रैवल एंड कम आउट एंड दैट डिस्चार्ज टू द निपल, तो जो वो पार्ट को हम डक्ट्स या डक्ट्यूल्स जॉइन होकर डक्ट्स बोलते हैं। एक एनाटमी है। तो जब ये कैंसर बनता है या तो वो लोबुलर कैंसर हो सकता है या डक्टुलर कैंसर हो सकता है, और दूसरे भी काफी तरह के हैं, लेकिन ये कॉमन चीज है। तो जैसे हमें पता है कि ये टिश्यू से ये बन रहा है, तो ये दोनों में किसी में भी हो सकता है। मतलब मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। लेकिन द रिस्क फैक्टर्स कमिंग टू सो मेनली एज इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर। तो हम वी कैन जस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई इट एज controllable or a modifiable factors or uncontrollable or non-modifiable factors which can cause cancers. तो जो uncontrollable या non-modifiable causes जो है, जैसे कि एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, not only breast cancer, any other cancer also, the tendency to form the cancers are more. तो वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में भी जैसे जनरली बियॉन्ड द एज ऑफ 50 we say there is more risk of developing cancers. More than 50? More than 50, this is just a thing, but ये एक्चुअली रीजन वाइज जियोग्राफिकली, जेनेटिकली ये सभी जब हम देखते हैं तो कुछ कुछ एरिया मेनली इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया हम देखते हैं कि 50 तक भी नहीं, 30s-40s में ही शुरू हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज ऑल्सो लाइक एज, जैसे एज बढ़ता है कैंसर होने का रिस्क
ज्यादा होता है. So what are the causes actually? This was one is age itself. The other thing, as I said, like females are more prone to have a breast cancer. That is because of hormonal related factors. जैसे कि हम ये रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स और हार्मोन रिलेटेड फैक्टर्स बोलते हैं, जब बॉडी में जो ये ईस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो जो इसलिए फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जैसे कि अर्ली एज ऑफ मेनार्की एंड लेट एज ऑफ मेनोपॉज, मतलब जब एक लड़कियों में जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है जो वो बहुत अर्ली आजकल तो 11-12 ईयर्स को ही शुरू हो रहा है बच्चों में, लेकिन अगर इससे भी कम उम्र में जब जनरली जैसे लेस दैन 12 ईयर्स इस टाइम पर अगर मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और जनरली मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ 45 इट हैपन्स. तो अगर मेनोपॉज डिले हो जाता है तो जब हम इस बीच का जो टाइम है जो एक्सपोजर टू द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स जो होगा, सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. एंड ऑल्सो नलिपैरिटी, मतलब जिनका अगर चाइल्ड बेरिंग का टाइम, तो जिनको जो नलिपैरिटी मतलब जिनको बच्चे नहीं होते हैं या लेट एज ऑफ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, तो ब्रेस्ट फीडिंग, ये सभी जो फैक्टर्स है जैसे मैंने बोला ये हार्मोन रिलेटेड भी होता है. तो जो हार्मोन इफेक्ट्स जो होता है उससे थोड़ा बहुत, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस टाइम का हार्मोनल चेंजेस जो होता है वो अलग होता है. तो जनरली जैसे लाइक बिफोर द एज ऑफ 28 if you are married and you have a first child birth and then you also have a breastfeeding done for the baby, so that is a protective factor. तो जैसे ये लेट मैरिजेस और लेट चाइल्ड बर्थ होगा और आजकल तो ब्रेस्ट फीडिंग भी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. सो अगर ये सभी अवॉइड करते हैं तो या डिले करते हैं तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिस्क फैक्टर्स. दैट इज वन ऑफ द फ्यू ऑफ द फैक्टर्स. एंड अदर देन दैट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब for certain medical conditions are during the time of menopause because of the effects, so कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ हार्मोन्स लेते हैं कुछ लोग, तो वो हार्मोन्स की इफेक्ट से भी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकते हैं. So these are certain factors. And other than this, obesity, if I have to mention, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि ये कैंसर इतना ज्यादा जो हो रहा है because of the lifestyle what a person is having. तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, ओबेसिटी जब बढ़ जाती है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स हर व्यक्ति का जैसे हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, अगर वो बियॉन्ड इफ द बॉडी मास इंडेक्स आइडियली इट हैज टू बी बिटवीन 18 and 22 के अंदर तक है तो दैट्स फाइन, बट बियॉन्ड दैट इन सर्टेन स्टडीज सम से बियॉन्ड द factors of BMI of more than 30, definitely it is associated with cancers. It's not breast cancer, other cancers. और अगर वो 18 के नीचे हो जाए तो तभी भी होता है? No. So this is the limit. This is a normal limit. 18 to 21 जो है वो normal BMI range है. उससे ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि obesity, मोटापा अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे भी जो because of the from the fat tissue whatever the metabolism happens when the hormones are released, उससे भी ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है. So these are the causes of the breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर. जैसे ही अगर कोई पहले कोई और बीमारी के लिए कुछ रेडिएशन लिया है ब्रेस्ट एरिया पर, उस एरिया पर अगर मतलब फॉर हॉजकिंस मतलब कुछ टाइप के अदर कैंसर होते हैं जिनमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है पहले से ही, तो उनमें भी चेस्ट वॉल रिलेटेड या ब्रेस्ट कैंसर जैसा भी होने का चांसेस होता है. So these are all the certain risk factors for the breast cancer. Then one of the most important is family history. अगर किसी के फैमिली में ऑलरेडी पहले से ही कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो या उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब एडर मदर और अ डॉटर और अ सिस्टर किसी और को ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दे आर एट हायर रिस्क, क्योंकि सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. And other than that, there are certain other cancers like pancreatic cancer and few other cancers, genetic related कुछ cancers family में भी है, तब भी you have to have a genetic counseling and you have to see whether those genetic changes are also there. So that is one of the other high risk factors. Okay. तो अभी हम लोग एक बार ओरल कैंसर में आते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका कॉजेज अगर आप बता देते हैं, मतलब क्यों होता है ये? Okay. So this oral cancer generally like when we broadly classify it as head and neck related cancers, मतलब जो head से संबंधित जो भी cancers होते हैं most of the time they are like your oral cavity, your oropharynx, ये anatomy जब हम देखेंगे तो नाक, मुंह
इसके नीचे जो लैरिंग्स आता है वो, ये सभी जो है, और उसके पीछे का जो नेजोफेरिंजियल कैंसर्स, ओरोफेरिंजियल कैंसर्स, हाइपोफेरिंजियल कैंसर्स, ये सभी, it is all an anatomy that you can generally, it's all a set of diseases. Everything, most of the time they have a same kind of risk factors. So you are saying cavity is also a reason? Sorry? No, these are the anatomy. I'm just trying to explain about the oral cavities. मतलब सिर्फ आप जो मुंह खोलकर जो देखते हैं, उसे आप जो ओरल कैविटी बोल रहे हैं। तो जो इसके अलावा जो नाक के पीछे का जो जगह है या मुंह के अंदर का जो जनरली टॉन्सिल्स तक तो हम सभी को पता ही होता है, इसके पीछे का जो एरिया है उसे हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। तो ये सभी रीजन का जो भी है रिलेटेड कैंसर जो है, मोर और लेस विल हैव अ सेम काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स है। तो जो इनमें मेनली जो रिस्क फैक्टर्स है कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर में भी ये अल्कोहल एंड स्मोकिंग दैट वन ऑफ द कॉमन रीजंस, रिस्क फैक्टर्स। लाइकवाइज इन दिस ओरल कैंसर ऑल्सो, ये स्मोकिंग और अल्कोहल आर द मोस्ट कल्प्रिट्स टू हैपन। और ये मतलब कोई भी जेंडर में हो सकता है। ये ओरल कैंसर जनरली जो है कोई भी जेंडर में हो सकता है, एंड जनरली मेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि ये स्मोकिंग और अल्कोहल रिलेटेड चीज है। तो ये सारे जो मतलब हैबिट जो है मेल्स में ज्यादा होता है, तो इसलिए मेल्स में ज्यादा आता है। एंड इसके अलावा सर्टेन इन्फेक्शन लाइक HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरस है जिसके चलते ये इन्फेक्शन की वजह से भी ये ओरल कैंसर हो सकते हैं। और जनरली ये तो इन्फेक्शंस और हैबिट्स की वजह से है। और उसके अलावा जो है सर्टेन न्यूट्रिशनल कंडीशंस, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये सभी जो है जो हीलिंग से ठीक से नहीं होता है। और प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कुछ होते हैं, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस, हाइपोट्रोपिक कैंडिडियासिस, ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो मुंह में होते हैं। जनरली जब हमारे न्यूट्रिशन लेवल ठीक से नहीं होता है या इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी जो है जो कम होता है, तब ऐसे कुछ चीजें जब होते हैं, या ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, तब ऐसे चीजें जो होती है वो आगे जाकर कैंसर में बदलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये कुछ लक्षण है और रीजंस भी है। তো এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে ব্রেস্ট এবং ওরাল ক্যান্সার এই দুটো বিষয়কে নিয়ে আজ যে আমরা আলোচনা করছি তার দুটো পার্ট একদম আপনাদের শুরু থেকে বোঝানো হলো যে এর কজেস গুলো কি থাকে, রিস্ক ফ্যাক্টর কতটা থাকে, এইটা নিয়ে আমরা একদম প্রথম ভাগটা আলোচনা করলাম। দ্বিতীয় ভাগে আমরা আসতে যেটা চলেছি সেটা হচ্ছে সিমটমস এন্ড সাইন্স। তো আমি तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इसमें सिम्टम्स जो होता है और जो साइंस होता है, तो उसको कैसे पता चलता है कि हम लोग के अंदर कैंसर का कोई इन्फेक्शन आ गया है? तो जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर है और ये दोनों भी जो टॉपिक्स जो चूज किए हैं वो तो एक मतलब जो हमें दिखता है, ब्रेस्ट जो है जो इट इज इन अ वे, मतलब इसका प्रोग्नोसिस, जैसे हम बोलते हैं कि हर बीमारी का मतलब वो ठीक होने का चांसेस, ये सभी जब हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये तो क्योंकि ये एक्सटर्नली चीज है, लोगों को ज्यादातर हमें पता चल सकता है कि अगर ब्रेस्ट में कुछ गांठ बन रहा है, कुछ लंपी, मतलब वो कुछ टिश्यू बन रहा है, कुछ अलग सा गांठ कुछ बन रहा है, या निपल डिस्चार्ज, कभी कभी ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी सीरस डिस्चार्ज हो सकता है, कभी ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकता है, निपल से कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है कि नहीं, या कुछ स्किन चेंजेस, ब्रेस्ट के टिश्यू के ऊपर जो स्किन है क्या उसमें कुछ रेडनेस है, या कभी कभी ऑरेंज स्किन जैसे डिम्पल्स बन जाता है स्किन में, ऐसा कुछ चेंजेस है क्या, या दोनों ब्रेस्ट में जब देखेंगे तो साइज या शेप में कुछ बदलाव आ रहा है, या ब्रेस्ट के अलावा आर्म पिट के नीचे कुछ और गांठ बन रहा है कि नहीं, ये कुछ लक्षण है जो जब हम नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। वैसे ही अगर ओरल कैंसर्स में देखेंगे तो जनरली ओरल कैंसर्स में मेनली कोई भी घाव अगर मुंह में, जैसे तो एब्सेस अल्सर जो हमें छोटे छोटे अल्सर्स जब बन जाते हैं मुंह में, वो तो हर किसी को पता ही होता है जब बुखार आता है उसके बाद में, लेकिन वो तो बहुत पेनफुल होता है, हमें खाना भी बहुत मुश्किल से होता है, तो ऐसे अल्सर्स होते हैं। लेकिन ये ओरल कैंसर में जो अल्सर्स या कुछ भी बनते हैं तो वो पेनलेस होते हैं,
क्योंकि जब मेनली कैंसरस जो ट्यूमर या तो गार्ड भी हो या कुछ अल्सर जैसा घाव जैसा भी हो, ये अगर 3 हफ्ते से ज्यादा वो घाव भर नहीं रहा है और वो दर्द नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली हमें ये जानना है कि ये कुछ अबनॉर्मल है। क्योंकि जैसे अगर घाव कहीं पर भी शरीर में होता है तो वो तो दर्द देता है, रेडनेस होता है, बहुत ही मतलब दिक्कत होती है हमें। लेकिन जहाँ भी घाव नहीं भर रहा है और वो दर्द भी नहीं कर रहा है तो उसे डेफिनेटली दिखाना है। वो एक चीज है। और उसके अलावा जैसे प्रीमैलिग्नेंट कंडीशन हमने बोला है, तो वो कभी मुंह में कुछ लाल रेडनेस या कुछ व्हाइटिश फ्लेक्स जैसे दिखता है, या कभी कभी तो मतलब मुंह खोलने में दिक्कत होती है, मुंह भी ठीक से पूरी तरह से नहीं खोल पाते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं वो दिखने वाली चीज है। और कभी कभी तो अगर कुछ मुंह के अंदर जो होगा तो बात करने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में, खाना खाने में ये इसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सभी चीजें ओरल कैंसर रिलेटेड का साइंस एंड सिम्टम्स है। ओके। তো সিমটমস নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে ব্রেস্ট অ্যান্ড ওরাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কি কি সিমটমস আসলে আপনাদের ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং কি কি সাইন্স আপনারা পেয়ে থাকেন, মানে কি আসলে আপনারা বুঝে যেতে পারবেন যে এগুলো একটা কারণ হতে পারে এবং সেই সময় আপনাদেরকে ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাওয়া উচিত, সেই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ক্রিনিং। সো ডায়াগনস্টিক কি হয়, স্ক্রিনিং কিভাবে হয়, গোটা বিষয়টি নিয়ে আমি ডক্টর শিবশ্রীর কাছে আরো একবার যাবো। So doctor, now let's come to the diagnostic part and the screening part. So if you can elaborate. ब्रेस्ट कैंसर में जो है जैसे जो भी लक्षण है, अगर कोई गार्ड दिखता है या कुछ स्किन चेंजेस ऐसा लगता है या कुछ डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर से टेस्ट करवाना जरूरी है। तो जब डॉक्टर चेक करते हैं, अगर वो गांठ हाथ में फील होता है, क्लिनिकली टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या वो गांठ, क्योंकि गांठ जो है ब्रेस्ट में जो गांठ बनता है वो बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट मतलब वो कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ज्यादातर तो जैसे हमने बोला कि यंग एज में जब होते हैं तो वो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, वो सिस्ट होते हैं, फाइब्रोएडिनोमास और अलग तरीके के बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप जो अभी एज के बारे में बात करें, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि एट द एज ऑफ 28-29 सो द मैरिजेस हैपेंस, और जो लोग इस टाइम पे बेबी ले लेते हैं तो वो एक स्टेज होता है एंड आफ्टर दैट वो उसका एक अलग सा इफेक्ट आ जाता है। तो ये जो एज के बारे में अभी आप बता रहे हैं, ये कौन सा एज ग्रुप मेनली टारगेट करता है? ये नो, इट इज कैंसर कैन हैपन एट एनी एज, दीज आर जस्ट द रिस्क फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एज में जैसे बोला गया है कि एज जैसे जैसे बढ़ेगा कैंसर होने का रिस्क बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 28 के अंदर होगा तो उसके बाद नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं है। तो जनरली एज वी से बियॉन्ड 50 ईयर्स मेनली दे आर एट रिस्क। बट अगर हम डीपली जाते हैं तो ट्यूमर जो है, जो कैंसर टाइप है, ब्रेस्ट कैंसर का टाइप जो है वो अलग, बहुत सारे अलग है, मतलब हार्मोन डिपेंडेंट है, HER2 डायरेक्टेड है, ट्रिपल नेगेटिव है, और इसमें भी और भी कुछ जेनेटिक सबटाइप्स जो होते हैं अगर जब हम जीन लेवल पर भी जाएंगे। तो ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर जो है जनरली वो जैसे एज बढ़ेगा, द मोर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन दे आर अफेक्टेड। अगर हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 पॉजिटिव कैंसर देखेंगे तो वो तो यंग एज में भी होता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि 25-26 अराउंड 20 ऑल्सो फ्यू ऑफ देम आर डेवलपिंग कैंसर। तो ये जो है वो अगर जेनेटिकली रिलेटेड क्या फोर्स या क्या फैक्टर है जो ट्यूमर को ड्राइव कर रही है, दैट डिपेंड्स। इट इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल, राइट? एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर विच इज लीडिंग द डिजीज। एक हार्मोन डिपेंडेंट हो सकता है किसी में HER2 डिपेंडेंट हो सकता है, ड्रिवन ट्यूमर हो सकता है, किसी में ट्रिपल नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम यही एज में होगा करके वी कैन नॉट क्लासिफाई इट, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ थिंग, मेनी जीन्स विल प्ले अ रोल इन दैट। ओके, तो मतलब इसमें हम लोग ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही है कि हम लोग को एक चीज याद रखना है कि कोई भी एज में ये आ सकता है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट। मतलब जब भी कोई सिम्टम जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे तो ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और जो भी टेस्ट वगैरह है जो डॉक्टर्स लोग सजेस्ट करते हैं उसको पहले खत्म कर लेना चाहिए।
तो ब्रेस्ट कैंसर से हमने जैसे क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते तो अगर वो जो भी लक्षण दिखते हैं वहाँ से बायोप्सी निकालते हैं, तो ट्यूमर का छोटा पार्ट निकालते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि अगर ये कैंसर है तो उसके हिसाब से जो अगर कैंसर है तो उसका स्टेज पता होना इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए। तो तब जाकर अगर कंफर्म होता है तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से स्टेज क्या है पता चलना पड़ेगा। अगर अर्ली स्टेज है, बहुत ही छोटा गांठ है तो सिर्फ वहाँ का बायोप्सी करना है और कहीं पर गांठ नहीं दिख रहा है तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करके देखकर आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं आसपास के जगह पर भी गांठ दिख रहा है तो उसके हिसाब से बॉडी का सीटी स्कैन सभी करके देखकर स्टेज पता करना होगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। जैसे ही ओरल कैंसर में जो है मतलब अगर जो भी हमें लक्षण दिखाई देता है उसके हिसाब से पहले डॉक्टर के पास जाना है, वो ओरल कैविटी पूरा एग्जामिन करेंगे। अगर उनको कहीं पर गांठ दिखता है या कुछ अगर घाव भी दिखता है या कुछ रेडनेस या जो भी है वो जहाँ पर भी डाउट लगता है उस जगह से बायोप्सी निकालेंगे, देखेंगे और हेड एंड नेक का सीटी स्कैन करके देखेंगे कि क्या वो जो है वो सिर्फ उसी जगह पर है या अंदर बोन्स में या गले में जो लिम्फ नोड है वहाँ पर स्प्रेड हुआ कि नहीं देखेंगे। उसके हिसाब से स्टेज के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट रहेगा। और दिस इज अबाउट डायग्नोसिस, मतलब जब भी कोई लक्षण होते हैं लक्षण के हिसाब से बायोप्सी करके कंफर्म करना है। बायोप्सी करके अगर कैंसर कंफर्म होता है तो उसके हिसाब से स्टेज के लिए कौन सा सीटी स्कैन करना है, क्या करना है डिसाइड करते हैं। अगर ये पेशेंट कोई लक्षण के साथ हमारे पास आते हैं तो। और दूसरा जो टॉपिक है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या है, जो हम कैंसर होने से पहले ही हम कुछ टेस्ट ऐसे कर सकते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि क्या कैंसर बन रहा है कि नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई कैंसर का स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि जिसे स्क्रीनिंग करने से क्या फायदा होना चाहिए कि क्या अगर वो बीमारी को पहले पता करने से क्या ट्रीटमेंट कुछ अलग है या वो ट्रीटमेंट देने से हमें फायदा है कि नहीं, क्या उसमें ओवरऑल सर्वाइवल, ये सभी अभी पहले पता करने पर जितना सब ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे सर्वाइवल बेनिफिट लोगों की जिंदगी जो हम इजी कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो बढ़ाते हैं उसमें क्या फर्क होगा कि नहीं, ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट है कि नहीं। ऐसे कुछ चीजें होते हैं जिसे हम देखकर उसके हिसाब से ही स्क्रीनिंग होता है कुछ कैंसरों के लिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का तो स्क्रीनिंग है, तो जनरली जैसे हमने बोला है कि ये एज रिलेटेड होता है। तो नॉर्मल लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनका पहले कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई रेडिएशन कुछ भी नहीं लिया है, ऐसा कुछ फैक्टर्स भी नहीं है, तो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए स्क्रीनिंग जनरली अराउंड 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, मतलब साल में बियॉन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स साल में एक बार मैमोग्राफी करवाने के लिए हम बोलते हैं। एंड दिस इज द बेसिक थिंग। एंड अदर देन दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो गाइडलाइंस के हिसाब से मोर इम्पोर्टेंट ये है कि हर फीमेल को they have to do a self breast examination. Generally this is advised beyond the age of 25 जो है सेल्फ breast। जब तक आपको अपना शरीर में जो भाग है उसका जो नॉर्मल क्या है अगर नहीं पता चलेगा तो अबनॉर्मल थिंग यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट। तो यू मीन टू से कि मतलब कोई भी हो ऐसा कि एक रेगुलर चेकअप में जाना चाहिए या फिर जब कोई सिम्टम्स आ जाए उसके बाद ये सेल्फ टेस्ट करना चाहिए? नो, सेल्फ टेस्ट जो है वो सिम्टम्स के लिए नहीं, जैसे कि मतलब बियॉन्ड अराउंड द एज ऑफ 25 एंड लाइक नॉर्मल हर लड़की को दे शुड अंडरस्टैंड हाउ देयर ब्रेस्ट फील्स लाइक, वो नॉर्मल क्या है। हाँ, तो अगर आप यूट्यूब पर जाकर चेक करेंगे व्हाट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके टाइप करेंगे तो आपको उसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कैसे करना चाहिए। जनरली जब मेंस्ट्रुएशन होता है पीरियड्स के बाद जो नेक्स्ट 1 वीक होता है अराउंड डे 5 to day 7 पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग दैट टाइम दे शुड डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो लाइक वाइल सिटिंग, वाइल स्टैंडिंग एंड वाइल लाइंग डाउन दे विल हैव टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। छूकर देखना चाहिए कि उनका स्किन कैसा है, निपल्स कैसा है, क्या उसमें कोई गांठ है कि नहीं। जब अगर ये आप रेगुलरली करेंगे मंथली बेसिस पर जब आप करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड आपका शरीर जो है जैसा है वो आपको पता चलेगा। तो अगर आप रेगुलरली ऐसे करते रहेंगे कभी अगर छोटा सा गांठ वेरी स्मॉल पीनट जैसा या कितना भी छोटा भी अगर आपको गांठ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि नॉर्मल क्या है तो आपको अबनॉर्मल थिंग भी आपको पता नहीं चलेगा ये पहले से था या अभी शुरू हुआ है। तो टू पिकअप
द abnormal findings you should know what is normal. तो ये तो हर लड़की को करना चाहिए. और बियॉन्ड अराउंड जनरली अराउंड 25 to 40 years, up to that age we will at least advise 1 to 3 years gap time you can at least have a clinical examination. मतलब 1 से 3 साल के टाइम में एक बार एटलीस्ट आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाकर आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए, ताकि वो नॉर्मल है कि नहीं वो देखेंगे तो और भी बेटर रहेगा. तो 1 इन ईयर एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं. एंड बियॉन्ड द 40 years of age, अलॉन्ग विद दिस टू, मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैमोग्राम करना चाहिए. जैसे कि दूसरे पार्ट का एक्सरे जैसे हम करते हैं, वैसे ही ये ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जो मैमोग्राम बोलते हैं. वो साल में एक बार करना चाहिए, ताकि इस देर अगर ये कैंसर का पहले स्टेज में कुछ अगर ऐसा है तो हमें पहले ही पता लग जाए. तो इतने सारी चीजें तो होती ही है. उसके बाद कैंसर में स्टेजेस होता है जो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे. तो ये जो स्टेजेस होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट बनता है. तो ट्रीटमेंट में जनरली अगर मैं आता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें जो होता ही रहता है, मतलब ये होना ही है ट्रीटमेंट में. हाँ, जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 लेंगे, मतलब स्टेज 1 में तो सिर्फ ब्रेस्ट तक ही है. अगर स्टेज 2 में है तो जो आसपास के जो लिम्फ नोड्स है वहां पर भी स्प्रेड होगा. स्टेज 3 में जो है मतलब ब्रेस्ट अंदर ही नहीं लेकिन बाहर स्किन तक या चेस्ट वॉल तक इफेक्ट हो सकता है. रीजनल लिम्फ नोड्स जो है लिम्फ नोड्स भी इफेक्ट होगा. और स्टेज 4 में जो है शरीर के दूसरे लिवर, लंग्स कहीं पर भी जा सकता है. तो अगर अर्ली स्टेज में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर स्टेज 1 में है तो शायद आप सिर्फ सर्जरी करके वो गांठ निकाल कर कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है कभी कभी. अगर वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में है तो तब तो आपको सर्जरी भी करवाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा, रेडिएशन भी करवाना पड़ेगा. अगर स्टेज 4 में है तो ये सर्जरी करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो शरीर में ऑलरेडी फैल चुका है. तो सिर्फ लोकल एरिया का सर्जरी करके फायदा नहीं होगा. तब तो आपको कीमोथेरेपी और जरूरत के हिसाब से रेडिएशन, दूसरे इम्यूनोथेरेपी, वो जो अलग ऑप्शन होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले स्टेज में पता कर लेंगे तो शायद सर्जरी ही काफी है. अगर जैसे जैसे डिले करेंगे और बीमारी बढ़ता जाएगा तो हमें दूसरी चीजें, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सभी भी करवाना पड़ेगा. और लास्ट स्टेज में जो होगा तब तो सर्जरी करने से फायदा नहीं होगा, तो दूसरे ऑप्शन के ही सहारा लेना पड़ेगा. So what are the treatments that we can expect from ILS hospital? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर तो सर्जन तो है ही. सर्जरी और कीमोथेरेपी तो ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है. अभी हमारे पास तो रेडिएशन मशीन आ चुका है, इंस्टॉलेशन चल रहा है. 2 महीने, मे बी इन 2 months टाइम दे विल बी फुल्ली एकम्प्लिश्ड. तो सभी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सभी भी हम यहीं पर दे सकते हैं, मे बी इन 2 months टाइम. अभी तक तो डेफिनेटली सर्जरी और कीमोथेरेपी तो हमारे यहाँ हो ही रहा है. तो ILS में अभी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है जिसमें मतलब लोग जाएंगे तो एटलीस्ट उनको मिलेगा कि हाँ, क्योंकि कैंसर एक नाम से ही लोगों को डर आ जाता है. क्योंकि हमारे पास सर्जन्स भी है और कीमोथेरेपी यूनिट तो ऑलरेडी चल ही रहा है. तो जो भी दवाइयाँ रिलेटेड, जो कीमोथेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, ये अलग अलग दवाइयों की टाइप से जो हम कैंसर में देते हैं, तो ये सभी तो हम ऑलरेडी ILS में दे ही रहे हैं. और अभी रेडिएशन मशीन इंस्टॉल हो रहा है, तो 2 महीने के टाइम में रेडिएशन भी हम डेफिनेटली शुरू करेंगे. और इसके अलावा हमारे पास अभी पेट स्कैन का मशीन जो ऑलरेडी 2 महीने हो चुका है, जो होकर पेट स्कैन जो स्टेजिंग में, जैसे कि अगर हमें डाउट है कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुका है तो तब हम पेट का CT स्कैन या चेस्ट का CT स्कैन, अलग अलग अंगों के लिए जब हम CT स्कैन करें, इसके बजाय हम पूरे शरीर को एक ही बार पेट स्कैन करके बीमारी कहाँ कहाँ पर है ये जान सकते हैं. तो पेट स्कैन से ये हमें एडवांटेज है कि स्टेज भी पता चलेगा और कहाँ पर ट्यूमर एक्टिव है, क्या है, ये सभी चीजें भी हमें पता चल सकता है. तो ये स्टेजिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो ऑलरेडी वो चल ही रहा है हमारे पास. ऑलराइट, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट राउंड ऑफ आवर शो, जहाँ पे हम लोग इतने टाइम से इतने सारी चीजों को लेके डिस्कशन किए हैं. बट द फाइनल क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी ऑल नो. तो प्रिवेंशन में एक्चुअली क्या क्या कर सकते ताकि ये कैंसर हम लोग को ना छुए?
ना छुए ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, मॉडिफाइबल फैक्टर्स और कंट्रोलेबल फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, दो चीजें होते हैं। कैंसर होने के दो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो सकता है, जैसे कि अगर ओबेसिटी है या हमारे लाइफस्टाइल हो, तो जो भी कैंसर है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सभी तो हमारे हाथ में है। हम अगर चाहे तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल शुड बी प्रॉपर, एडिक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये अल्कोहल अगर स्मोकिंग है तो ये दोनों बहुत ही मतलब ये दोनों साथ में है तो और भी बहुत बुरा चीज है, तो इसे डेफिनेटली अवॉइड करना है। और ओबेसिटी है तो डेली रेगुलर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। हमारा बीएमआई जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए और ये चीजें तो हमें करना ही होगा। एंड ऑब्वियसली जैसे कि अगर हमें पता है कि ये जो लक्षण है या इनका स्क्रीनिंग, मतलब लोगों को ज्यादा तक पता नहीं होगा कि कैंसर होने से पहले ही हम क्या कुछ टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें पहले पता चले। तो ये जो स्क्रीनिंग मोडालिटीज है, सो एवरी फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 40 एटलीस्ट एक बार तो मैमोग्राम करवाए, एक बार साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराए, ये जरूरी है ताकि हम बीमारी होने से पहले उसे आइडेंटिफाई करें और प्रिवेंट कर सकें। वैसे ही अगर देखें तो अगर ओरल कैंसर के लिए जैसे हमने बोला कि मेनली वो तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो स्मोकिंग अल्कोहल है वो तो 70 to 80% ऑफ द टाइम दैट इज अ कल्प्रिट। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जैसे कि अगर एचपीवी वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो हो रहा, तो अभी तो ये एचपीवी वायरल वैक्सीन अवेलेबल है। इससे ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर नहीं होगा, नहीं, ये वायरस की जो वैक्सीन है, ये एचपीवी वायरस का वैक्सीन जो है, अगर वो वैक्सीन हम लेते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शन से बचेंगे तो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो रिस्क होता है वो रिस्क कम होगा। दूसरे कारणों के रिस्क तो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो वायरस के इन्फेक्शन का रिस्क तो हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन, जैसे कि हमारे जो खाने पीने का चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग जनरली ये स्मोक्ड फिश, रेड मीट, ये सभी ज्यादा लेते हैं, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारे जो फूड आइटम्स है उसमें एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि हमारे एटलीस्ट 1 टाइम अ मील अ डे शुड हैव फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना ही चाहिए, ताकि उनमें हमें मिनरल्स और वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सभी अच्छे से मिलते हैं। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम भी रहेगा, इम्यून सिस्टम भी बना रहेगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को स्मोकिंग ऑलरेडी आदत है तो डेफिनेटली आप वंस इन 4 to 6 मंथ आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाए, ताकि ओरल लीशंस कुछ बन रहा है, आपको जो जगह पर अंदर जो है जो आप नहीं देख सकते उस जगह पर कुछ ऐसे घाव कुछ बन रहे या कुछ चीजें हैं जो सस्पिशियस हो सकता है, तो एटलीस्ट ईएनटी डॉक्टर या डेंटल डॉक्टर के पास आप जाकर चेकअप करवाना जरूरी है। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा मैम, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू ऑलवेज एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर स्टूडियो। তো আজকে যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ ধরে করলাম তা হলো ব্রেস্ট অ্যান্ড ওরাল ক্যান্সার নিয়ে, এবং এই ব্রেস্ট অ্যান্ড ওরাল ক্যান্সার কিভাবে হয়, কিভাবে আপনি ঠেকাতে পারবেন, কি কি সিমটমস পেলে ডাক্তারদের কাছে অবশ্যই যাওয়া উচিত, কি করবেন কি করবেন না, সমস্ত ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস আপনারা জেনে গেলেন। নিশ্চয়ই এখন থেকে একটু কেয়ারফুল থাকবেন এবং ভয় পাবেন না, কারণ আপনাদের পাশে সবসময় আইএলএস হসপিটাল আগরতলা আছে। আপনাদের এখন আর মানে চিকিৎসার জন্য বাইরের রাজ্যে যেতে হবে না। আইএলএস হসপিটাল আগরতলা, যেখানে আপনি সব ধরনের অ্যাডভান্স যে ট্রিটমেন্ট সেগুলো আপনারা পেতে পারেন। সুতরাং আগামী দিনে যখনই কোনো সমস্যা হবে ভয় না পেয়ে, ক্যান্সারের মতন আগে যেটা জানতাম আমরা দুরারোগ্য ব্যাধি, সেই দুরারোগ্য ব্যাধি আজ আর নেই। সুতরাং আজকের দিনে আমরা কিন্তু একেবারে নির্ভয় ডাক্তারদের সঙ্গে কনসাল্ট করে, ডাক্তার বলতে আইএলএস হসপিটাল ডাক্তারদের সঙ্গে কনসাল্ট করে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এর বেস্ট ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন। সুতরাং ভয় পাবেন না, এগিয়ে চলুন ডাক্তারের পরামর্শে। সব ধরনের এই যে সমস্যাগুলো রয়েছে, এই আতঙ্ক রয়েছে, সেগুলো কাটিয়ে তুলুন। আজকের মতো শো আমরা এখানেই শেষ করছি। আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের নজর থাকুক শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডে। ধন্যবাদ।